classes. I am Rashna, your chemistry teacher. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ बेसिस पढ़ा था. बेसिस को हम किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसा कि हम जब एसिड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यदि हमें किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस की हम टू प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. कौन सी प्रॉपर्टीज? यदि हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है? टू. और वो कौन कौन सी होती है? एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, फिजिकल एंड केमिकल. एसिड की भी हमने टू प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उस टाइम हमने ये देखा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या होती हैं. यदि हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बेसिस में भी टू ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. पहली पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. तो यदि बेसिस की फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम उसमें जनरली क्या देखेंगे? बेस, कोई भी आपके पास में बेस है उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा होता है और वो लिटमस पेपर के साथ में कैसा उसका कलर चेंज करता है. ओके, यदि हम सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की, तो यदि बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर, तो हमें पता है ये बीटर होते हैं. जब शुरू में बेस पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है. वहीं पे यदि हम बात करें एसिड की, कंपैरिजन करें, तो एसिड का टेस्ट सावर होता है. ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. अब यदि सेकंड प्रॉपर्टीज पे चलते हैं तो अपनी सेकंड प्रॉपर्टीज आती है कि ये लिटमस पेपर के साथ में इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं. किस तरीके से करते हैं? ओके, अब हमें पता है जब हम एसिड पढ़ रहे थे तो मैंने एक नेम याद करने के लिए कहा था. आई होप आप सब लोगों को याद होगा. नेम क्या है? अनिल. अब मैंने ये नेम लिखा तो दिमाग में आ रहा होगा, थोड़ा सा याद आया होगा कि क्या पढ़ा था हमने अनिल से रिलेटेड. मैंने बताया था कि एसिड भी होता है, वो इंडिकेटर का कलर चेंज करता है. यदि मैंने आपको कोई एसिडिक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, वो मुझे पता है एसिडिक सॉल्यूशन है, आप लोगों को नहीं पता है, आपको क्या करना है? लेबोरेटरी में जाना है और उसको टेस्ट करना है. आपको बताना है टेस्ट करके कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो आप क्या करोगे? आपके पास में लेबोरेटरी में लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं. आपने लिटमस पेपर उठाया. सपोज आपके पास में कौन सा लिटमस पेपर था? ब्लू लिटमस पेपर था. ओके, अब ब्लू लिटमस पेपर का कलर यदि रेड हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा आपका जो सॉल्यूशन था वो क्या था? एसिडिक था. ये बात हमने की थी एसिड में. तो देखो याद करने का तरीका कैसे था. एसिड, ए से एसिड होता है, वो नीले को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाल, एल से. ठीक है, मतलब वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहा है? रेड में चेंज कर रहा है. कौन? लिटमस पेपर. ठीक है, सॉल्यूशन चेंज कर रहा है लिटमस पेपर को ब्लू से रेड के अंदर. ठीक है, तो वो था एसिडिक सॉल्यूशन. इसी का वाइस वर्सा आपको याद रखना था. वाइस वर्सा क्या हो गया? आपके पास में कोई सॉल्यूशन गिवन है, मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन दिया है, उसमें आपने रेड लिटमस पेपर को ले जाके डिप किया. अब आपके पास में लिटमस पेपर कौन सा है? रेड है. यदि ये रेड अपना कलर टर्न कर लेता है किसमें? ब्लू के अंदर, तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन था वो कैसा था? बेसिक. ओके, आपका सॉल्यूशन नेचर के अंदर बेसिक सॉल्यूशन था. तो इंडिकेटर्स के कलर पे कैसे इफेक्ट करते हैं? ये किसको? रेड इंडिकेटर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, लिटमस पेपर को. ओके, तो ये था अपना लिटमस पेपर का. इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज आता है, आपका फिनोफ्थेलिन आता है, उनके भी ये कलर क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं. जो हम किस में देखेंगे? अपनी टेबल के अंदर देखेंगे. ओके, देखो क्या लिखे हुआ है. Properties of bases alkalis. Physical property. They have a sharp and bitter taste. They change the color of indicators. Okay? इंडिकेटर का कलर चेंज करते. देखो, लिटमस पेपर होता है वो रेड से ब्लू में टर्न हो जाता है. आपको याद सिर्फ एक ही रखना है, और वो एक कौन सा याद रखोगे? अनिल से याद रखना है आपको. एसिड वाला याद रखना है, बेस वाला जस्ट उसका उल्टा होगा. मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो. जब भी ये बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, ये अपना ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट कर लेता है? येलो में. जैसे ही ऑरेंज का येलो हुआ, हमें पता चल जाता है कि ये आपके कौन से सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया है? बेसिक सॉल्यूशन के. फिनोफ्थेलिन होता है वो कलरलेस टू पिंक हो जाता है.
अब देखो, इनसोल्यूबल बेसिस डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर्स। जो बेसिस इनसोल्यूबल होते हैं वो इंडिकेटर को अफेक्ट नहीं करते हैं, उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनसोल्यूबल बेसिस है, उनका सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा है। सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, वो जिस भी वाटर के अंदर आप डिजोल्व कर रहे हो उसमें सॉल्यूबल नहीं है। सॉल्यूबल नहीं है तो आप उसमें कितना भी इंडिकेटर डालो, कुछ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक्चुअली में जो बेस था उसका तो सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा है। ओके, समझ आया? इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके जो बेसिस होते हैं उनको यदि हम टच करते हैं तो उनका टच होता है, वो होता है सॉपी। कैसा टच होता है? सॉपी टच होता है। ठीक है, मतलब जब भी आप उसको टच करोगे तो ऐसा लगता है जैसे आपने किसी सॉप को टच किया है, साबुन को टच किया है। अब ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में क्या होता है, अपनी स्किन्स होती है उनमें ऑयल कंटेंट्स होते हैं। स्किन में क्या प्रेजेंट होता है? ऑयल प्रेजेंट होता है। ऑयल जब किसके साथ में रिएक्ट करता है? बेस के साथ में रिएक्ट करता है, तो वो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट इज ए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप। ओके, यदि हम बात करें सोप का प्रिपरेशन कैसे होता है, आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक बीकर लो, कोई भी आपको सब्सटेंस आपको लेना है, बीकर ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, कुछ भी ले लो। उसमें आपने क्या डालना है? ऑयल की ड्रॉप्स डालनी है और फिर उसमें क्षार को, आई मीन बेस को क्या कर देना है? मिला देना है। तो वो जो बनेगा वो आपका क्या मिलेगा? सॉप मिलेगा। ठीक है, सॉप होगा वो आपको। तो इसी तरीके से जनरल तरीका है सॉप बनाने का, और वो सोपी टच होता है, उनका हमें फील होता है सोप जैसा टच, इसीलिए होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो अपने बेसिस होते हैं, बेस होते हैं, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, कैसा फील होता है? स्किन के कांटेक्ट में आते हैं। जब हमने एसिड पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि एसिड जब स्किन के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ही खतरनाक कोरोसिव एक्शंस होते हैं उसके। स्किन बर्न हो जाती है, इरिटेशंस होती है, सेंसेशन होता है, ये सब चीजें होती है जब आपका एसिड कांटेक्ट में आता है, क्योंकि वो हाई कोरोसिव होता है नेचर के अंदर। वहीं पे यदि बेसिस की बात की जाए तो उनका माइल्ड कोरोसिव एक्शन होता है। जितना ज्यादा एसिड अफेक्ट करते हैं स्किन को कांटेक्ट में आने पर, उतना ज्यादा आपके बेस अफेक्ट नहीं करते हैं। वो कांटेक्ट में आएंगे तो ठीक है, आपका इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को इचिंग हो जाए, इरिटेशन हो जाए, बट स्किन बर्न होना, ब्लैक हो जाना, येलो हो जाना, ये सब चीजें बेस के कांटेक्ट में आने से नहीं होती है। ओके, तो क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई हमें बेसिस की? एसिड के साथ हम कंपेयर भी करते गए हैं। ओके, चलो देखते हैं। दे आर सोपी सब्सटेंसेस, दैट इज दे आर स्लिपरी टू टच, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे शो ए माइल्ड कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन। अब देखते हैं आगे चल के क्या पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी बेस की रिएक्शन हम किसी भी सब्सटेंस के साथ करवाते हैं और हमें देखना है कि वो क्या प्रोडक्ट देता है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट यदि मैं बात करूं तो आप किसी भी एल्केली की या फिर बेस की रिएक्शन करवाते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, दैट्स मीन CO2 के साथ में, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। मतलब कोई बेस आपका लेबोरेटरी में पड़ा है, उसने यदि CO2 को एब्जॉर्ब किया तो वो रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट, और कार्बोनेट के साथ में वाटर। ठीक है, इट इज ए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिएक्शन। जो आपकी पहली रिएक्शन है, यदि हम बेसिस की CO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? ये जनरल स्ट्रक्चर है, और मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आपको रिएक्शन याद रखनी है उसकी जनरल स्ट्रक्चर याद रखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, हमने रिएक्शन करवाई किसकी? एग्जाम्पल देखते हैं। NaOH आपका बेस है, इसकी रिएक्शन हम CO2 से करवा रहे हैं, तो इस सोडियम का करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। तो सिंपल Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा। Na2CO3 हो चुका है, फिर क्या बच गया? OH बच रहा है, तो मतलब क्या आ जाएगा? वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रिएक्शन को देखना है, बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी कि कोई बेस की हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हमें क्या मिलता है? ओके, इसके अलावा सेकेंड यदि हम बात करें तो आपकी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। मतलब जब हम बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में करवाते हैं तो हमें सोल्ट और वाटर मिलता है।
अब ये रिएक्शन आपको याद आ रही होगी, जब हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ी थी। क्या याद आ रहा है हमें कुछ? बिल्कुल, जैसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वैसी ही हमने एसिड के केस में पढ़ी थी। क्योंकि हम एसिड उस टाइम पे आपका सब्सटेंस था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो एसिड की रिएक्शन हम करवा रहे थे बेसिस के साथ में। तो जब भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर दे रहा है, इसका मतलब वो आपकी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उस वक्त भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। आज के केमिकल प्रॉपर्टीज, आज के लेक्चर में हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? बेस की। बेस की हम अब रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ में, ठीक है। पहले एसिड की बेस के साथ में करवा रहे थे तो बात तो वही है, टू रिएक्टेंट्स है, एसिड और बेस, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है टू रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से, तो हमें पता है वो कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, समझ आई ये चीज? तो कोई भी आपका एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, बेस हमने लिया CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी HCl के साथ में, तो क्या बनेगा? एक तो हमारा सॉल्ट मिलेगा CaCl2 और हमें इसके अलावा मिलेगा वाटर। बस इसके बाद में क्या करना है? रिएक्शन बैलेंसिंग करनी है। ओके, देखो Ca+2 है, H+ के साथ में Cl- के साथ में रिएक्ट करके CaCl2 बना लेगा और बाद में क्या बचेगा? H2O बचेगा। ओके, चलो देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखे हुए है? केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग एल्केली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। स्ट्रॉन्ग एल्केली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और वाटर बनाता है, जनरल स्ट्रक्चर। NaOH की रिएक्शन CO2 के साथ में करवाते हैं तो Na2CO3 और H2O मिलेगा। इसी तरह KOH की रिएक्शन CO2 के साथ में करवाते हैं तो पोटेशियम का करस्पॉन्डिंग एक्साइड K2CO3 और फिर वाटर। चलो, देन न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। बेस एल्केली एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जांपल्स तुम्हें दिख ही रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवा दो, फेरिक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवा दो, हमें रिएक्शंस प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ओके, चलो अब देखते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? यदि आपके बेस की रिएक्शन हम करवा रहे किसके साथ में? मेटेलिक सॉल्ट के साथ में। ओके, किसके साथ में रिएक्शन हो रही है? मेटेलिक सॉल्ट के साथ में यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट मिलेगा करस्पॉन्डिंग मेटल का और इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है। ओके, ये थी आपकी जनरल स्ट्रक्चर इस रिएक्शन की। अब करवाते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने लिया NaOH, ये आपका बेस है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई मेटेलिक सोल्ट, फॉर एग्जांपल ZnSO4, मेटल का सोल्ट है इसलिए हमने इसको मेटेलिक सोल्ट बोल दिया। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको सॉल्ट मिलेगा और इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड क्या हो सकता है? पहले तो देखो ये Na+ है, ये ZOH- है, ठीक है। टू सब्सटेंस कंटेन करके रख रहा है ये Na+OH-। इधर यदि बात करें तो इधर भी 2 है, Zn+2SO4-2। ओके, फॉर्मूले हमें बनाने ही आते हैं, हमने सीखे थे कि हम फॉर्मूला कैसे राइट कर सकते हैं। ओके, 9th क्लास में। अब देखो प्लस होता है वो तो माइनस के साथ में रिएक्ट करेगा इसके साथ में, तो कैसे बनाएगा? Na तो प्लस है, SO4 2- है, तो इसकी जो 2 वैलेंसीज है वो इस पे चली जाएगी, इसकी 1 इस पे आ जाएगी, तो क्या बनेगा? Na2SO4। ओके, तो सार कौन सा बना? Na2SO4। अब क्या बच गया? ZnOH, तो ये क्या बन गया? ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बन गई इसकी? ये इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब ये इसकी प्रेसिपिटेशन बन जाता है, PPT बन जाती है जिंक हाइड्रोक्साइड की। ये जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बना? Zn+2 में था, हाइड्रोक्साइड अपनी -1 वैलेंसी में था। वैलेंसीज को हम नीचे राइट करते हैं इस तरीके से और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? ZnOH का होल ट्वाइस। इसलिए बोलते हैं यदि आपने प्रीवियस क्लास की चीजें तरीके से अच्छे से पढ़ रखी है तो वो हमें नेक्स्ट क्लास में काम आती हैं। यहाँ पे आप यदि रिएक्शंस लिख रहे हो, आपको जनरल स्ट्रक्चर याद है तो एग्जाम्पल याद रखना है, बस आप रिएक्शन अपने आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। इतना रटने की जरूरत है नहीं रिएक्शन को। जैसे अभी हमने बनाया
इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जाम्पल हो तो वो भी हम कर सकते हैं। देखो अपने यहाँ पे दो एग्जाम्पल शो कर रखे हैं मैंने, क्या है, they precipitate is insoluble metallic hydroxide when added to the solution of the salt of the heavy metals। कौन कौन सी हो सकती है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है और जिंक हो सकता है। हैवी मेटल के साथ में करते हैं तभी ये प्रेसिपिटेट करता है इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, देखो बेस, एल्केली, मेटेलिक सोल्ट, सॉल्ट बनेगा और इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनेगा। NaOH की रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं जिंक सल्फेट के साथ में तो हमें सोडियम सल्फेट मिल रहा है और जिंक हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। इसी तरह FeSO4 के साथ में करवाएंगे तो Na2SO4 साल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलेगा FeOH का होल ट्वाइस। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं ये जिंक, कुछ मेटल्स होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिंक हो गई, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया और लेड हो गया। ठीक है, ये तीन ऐसी मेटल्स है जो क्या करती है, नेचर में होती है एम्फोटेरिक। ओके, नेचर में एम्फोटेरिक होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपका जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पीबी हो गया, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एसिड और बेस तीन दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। तो जिंक, एल्यूमिनियम और लेड ऐसे हाइड्रोक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, तो ये हमेशा एक्सेस ऑफ बेस में, ठीक है, लाइक NaOH हो गया, KOH हो गया, इनका एक्सेस होता है उसके अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। बाकी अदर जो आपके मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कभी भी NaOH और KOH में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि ये नेचर में क्या है, एम्फोटेरिक है। देखो, द हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड बीइंग एम्फोटेरिक बाय नेचर डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH और KOH बट अदर हाइड्रोक्साइड डू नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो ये रिएक्शन है, जब हम सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ में करवाते तो हमें मिलता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 और वाटर। चलो अब अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है, जब हम किसी भी बेस की रिएक्शन करवा दे अमोनियम साल्ट के साथ में। ठीक है, अमोनियम साल्ट होता है NH4Cl। इसके साथ यदि हम किसी भी बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इसकी करस्पॉन्डिंग गैस मिलेगी। ठीक है, वो होती है अमोनिया। अमोनियम साल्ट की करस्पॉन्डिंग गैस कौन सी होती है, अमोनिया। इसके साथ हमें इसका सॉल्ट मिलने वाला है और क्या मिलने वाला है, वाटर मिलने वाला है। ओके, तो रिएक्शन देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्शन ली, NaOH लिया, इसकी रिएक्शन वही NH4Cl के साथ में करवा दी, तो कैसे बनेगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, NaCl, कौन सा साल्ट मिलेगा, NaCl। उसके अलावा अमोनिया गैस तो पक्की है, अब बचा क्या, वाटर। बना दो, हो गई रिएक्शन। बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस हमें करना अच्छे से आता है, वो हम कर लेंगे। ओके, तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर बेसेस। फिजिकल पढ़ ली, केमिकल पढ़ ली, बस ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें रिएक्शंस है बहुत सारी, वो किस तरीके से याद करनी है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं जनरल यूजेज ऑफ बेसिस। जिस तरीके से हम एसिड की स्टडी करते आए थे उसी तरीके से अब हम बेसिस की स्टडी कर रहे हैं। प्रिपरेशन देख ली, प्रॉपर्टीज देख ली, नाउ अब लास्ट चीज क्या बची है, हमें यूजेज देखने हैं बेस के। ठीक है, चलो एक एक वन बाय वन अलग अलग बेसिस के यूजेज देखते हैं। फर्स्ट आपका बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ओके, तो इसका क्या काम होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। जस्ट अभी बता के आ रही हूँ सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है। NaOH हो गया, KOH हो गया, कोई भी बेस लिया, हमने उसको ऑयल से रिएक्शन करवा दी तो हमें क्या मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। इसका क्या हेल्प होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट्स एंड सोप्स एंड यूज्ड इन एल्केलाइन बैटरीज। एल्केलाइन बैटरीज में यूज होता है, सोप के अंदर भी और सॉल्ट में भी इसका मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब उनका मैन्युफैक्चर होता है तो इसी को यूज किया जाता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। यह आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी जो यूजेज होते हैं वो क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर करता है ब्लीचिंग पाउडर। किसका मैन्युफैक्चर करता है, ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर करता है। ब्लीचिंग पाउडर आपका जो होता है वो हेल्प करता है, वाइट कपड़े पे कोई स्टेन लग गया है, कोई कलर लग गया है तो उस कलर को छुड़ाने में हेल्प करता है।
यदि आपका कोई क्लॉथ है वाइट, उस पर किसी चीज़ का कलर लग गया है, तो यदि आप ब्लीचिंग पाउडर से उस क्लॉथ को वॉश करते हो तो आपका जो उस पर कलर लग गया था वो कलर डीकलराइज हो जाता है और वापस वो आपका जो भी क्लॉथ था वो प्योर हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। तो कलर, कपड़ों से कलर हटाने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। ओके, समझ आया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, अब ये हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये क्या होते हैं हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हायर क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। बट सॉफ्ट हार्ड वाटर के अंदर तो क्या होते हैं आपके, जो हम जनरल सीधा लैंग्वेज में बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि जो आपका समुद्र वगैरह का पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ड वाटर को यदि हमें सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, चलो आगे देखो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, ये यूज होता है एज एन एंटी एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी एसिड की तरह यूज होता है, मतलब ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। यदि आपको पता है, हम लोग जब हमारे एसिडिटी हो जाती है तो इनो पीते हैं, सजेस्ट करते हैं लोग कि इनो पी लेना चाहिए। इनो के अंदर क्या कंटेन करके रखा होता है? बेस होता है। अब वो कौन सा बेस होता है वो हम इनो के पैकेट पे चेक कर सकते हैं। जनरली हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये थोड़ा लाइट बेस होता है जो क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, एसिडिटी की यदि ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको रिलीफ मिलेगी। समझ आया? तो ये क्या हेल्प करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड की तरह यूज होता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। आगे चलो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है AlOH का होल थ्राइस, एज ए फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में फॉर्मिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स, यदि आपके क्लॉथ पे ग्रीस का स्टेन लग चुका है तो वो जनरली हम सोप से और चीज़ों से नहीं हटा सकते हैं, नहीं रिमूव कर सकते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हमें एक स्पेशल बेस का यूज करना पड़ता है जिसको बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आगे देखो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन मेकिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ड्राइंग एजेंट, बेसिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो ड्राइंग एजेंट की तरह यूज होता है, किसी भी चीज को सुखाने में हेल्प करता है। कैसे? कोई भी आपका वेट सब्सटेंस है उसमें यदि आप क्या मिला दो? कैल्शियम ऑक्साइड मिला देते हो तो उसमें जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो जो सब्सटेंस होता है उसको क्या कर देता है? ड्राई कर देता है। इस तरीके से ये ड्राइंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो ये कुछ जनरल यूजेस थे किसके? बेसिस के, जो हमारे आसपास यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है बेसिस की चीजें, ये खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट को सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।